वन प्रेस के ये चले, अमन हो और अच्छी एनवायरनमेंट में बातचीत हो और उस बातचीत से ये मसाइल हल किए जाएं। अमेरिका और इजराइल को अजीमत उठाना पड़ी है, एम्बेरसमेंट हुई है बहुत बड़ी। अमेरिका जो है वो फाइट करता है कि एग्रेशन को, और फिर इसी को स्टॉप करके क्लेम लेता है कि जी मतलब क्रेडिट लेता है कि मैंने जंग रोक दी है। ईरान इसराइल जंग बंदी को लेकर जो है वो बहुत सारी बातें हो रही हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो दावा है वो बड़ा गर्दिश कर रहा है। ईरान और इसराइल ने मुकम्मल और हतमी जंग बंदी का इत्तफाक कर लिया है और अपने सोशल मीडिया पैगाम में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो पूरी दुनिया को मुबारकबाद भी दी और ये कहा कि ये जंग अगर मैं ना रुकवाता तो ये सालों तक जारी रह सकती थी और फिर मिडल ईस्ट में इस जंग की वजह से बहुत बड़ी तबाही हो सकती थी, मगर ऐसा नहीं हुआ और ना ही होने दिया जाएगा। और दोनों ही ममालिक ने हौसला, हिम्मत और दानिशमंदी दिखाई। दोनों ममालिक की डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ भी की और अपने बयान में ये वाजे भी किया कि सीज फायर के हर मरहले पर फरीकैन सब्र का मुजाहिरा करेंगे और दोनों जानिब से जारहाना कार्रवाइयों में बदतदरीज कमी आएगी और 12 दिन की जंग के बाद बिलाखिर मुकम्मल अमन कायम हो जाएगा। साथ ही अमरीकी सदर ये दावा भी कर रहे हैं कि इसराइल और ईरान दोनों मेरे पास आए थे और अमन की बात की थी दोनों ममालिक ने, मगर गैर मुल्की मीडिया ये दावा कर रहा है कि जंग बंदी के मुआहदे में कतर ने अहम सिफारती किरदार अदा किया। कतर में ईरानी हमलों के बाद अमरीकी सदर और नायब सदर ने अमीर कतर के साथ राब्ता भी किया। इन तमाम तर मामलात पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब ने। समरेज सालिक साहब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, क्या दोनों ममालिक ईरान और इसराइल अमरीका के पास गए थे कि आप जनाब कोई मुदाखलत करें, कोई हमारे दरमियान अमन कायम करवाएं, या फिर जो बातें सुनने को मिल रही हैं कि कतर ने जो है वो बड़ा अहम रोल प्ले किया, कौन सी बात जो है वो इनमें से ज्यादा दुरुस्त है? गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग मी ओवर। देखिए, सबसे अहम बात तो ये है कि ये खुशाइन बात है, जंग जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि हमें इस बात पे खुश होना चाहिए कि वट एवर द मीन द एंड इज गुड, कि जंग बंदी हो रही है, सीज फायर हो रहा है। जबकि हमने ये भी ज़हन में रखना है कि जब इसमें गाजा में सीज फायर हुआ था इसी तरह का, तो वो बहुत ज्यादा दिन चल नहीं सका था जी। वन प्रेस के ये चले और अमन हो और अच्छी एनवायरनमेंट में बातचीत हो और उस बातचीत से ये मसाइल हल किए जाएं। बाकी रही बात जो प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट है, यू नो इट के आजकल जमाना है नैरेटिव का, बिल्कुल। और एक बहुत मेरे नजदीक एक दफा फिर अमेरिका और इजराइल को अजीमत उठाना पड़ी है, एम्बेरसमेंट हुई है बहुत बड़ी। वो कुछ ऑब्जेक्टिव लेके निकले थे और उन ऑब्जेक्टिव को अचीव किए बगैर उन्हें जंग को रोकना पड़ रहा है। अच्छा समरेज साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर ईरानी वजीर खारजा ने डोनाल्ड ट्रंप के जंग बंदी के बयान को मुस्तरद कर दिया है, इस डेवलपमेंट के बारे में क्या कहेंगे? और उन्होंने कहा है कि कोई बाकायदा मुआहदा नहीं हुआ, अलबत्ता अगर इसराइल ने जारियत रोकी तो जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। इस तनाजुर में अमरीकी सदर का जंग बंदी का दावा कहाँ खड़ा है? देखिए, ये तो चूंकि ईरान जो है अब अपर पोजीशन में है, ईरान ने बहुत बुरे तरीके से डैमेज किया है इजराइल को, और उस पोजीशन में ईरान तो यही चाहेगा कि जो एग्रेसर है उसको मैं और मजीद सबक सिखाऊं। तो इस तरह की इंडिकेशन आ रही हैं जहाँ पे ये सुनने में आ रहा है कि ईरान जो है वो एग्री नहीं कर रहा है सीज फायर के ऊपर। हैविंग सेड दैट, दोनों के लिए ये बेहतर ऑप्शन यही है कि सीज फायर हो, और मेरा ख्याल है कि द सन्स विल प्रिवेल। और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो बातचीत है उस पर डेफिनेटली मुझे वजन नजर आता है, क्योंकि दोनों मुल्कों के लिए जो लड़ना है वो बहुत ज्यादा सूदमंद साबित नहीं होगा। दोनों तरफ नुकसानात हो रहे हैं। वेयर एज जो ईरानियन साइड है वहाँ पे एक रिजॉल्व नजर आ रहा है फाइटिंग का, और जो इजरायली साइड है वहाँ पे दे आर लुकिंग फॉर अ फेस सेविंग, कि किसी तरीके से हम सिचुएशन से निकल जाएं। तो एज अ थिंग टाइम पासेस चीजें और क्लियर होंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ सीज फायर। बिल्कुल सीज फायर। और समरेज साहब, अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो ट्वीट आया है ताज़ा, वो यही है कि द सीज फायर इज नाउ इन इफेक्ट, प्लीज डू नॉट वायलेट। आपको क्या लगता है कितना इस पर अमल किया जाएगा अमरीकी सदर के इस बयान पर? देखिए, मैं ये कहूंगा कि ये दो केसेस हुए हैं विद इन 2 मंथ्स, एक पाकिस्तान और इंडिया का और एक ये इजराइल वाला। तो इट्स अनफॉर्चुनेट कि अमेरिका जो है वो एक ऐसी मतलब इंसाइट करता है कि एग्रेशन को, और फिर इसी को स्टॉप करके क्लेम लेता है कि जी मतलब क्रेडिट लेता है कि मैंने जंग रोक दी है। वेयर मैं समझता हूँ कि इसको होना ही नहीं चाहिए था। अगर उनके पास इतना वेल विदॉल है कि वो दे कैन प्रिवेल अपॉन 2 पार्टीज
टू स्टॉप फाइटिंग, तो फिर उस पावर को यूज करना चाहिए कि फाइटिंग हो ही ना। तो पहले फाइटिंग होती है, फिर उसमें एम्बेरसमेंट होती है, फिर उसमें अजीमत उठानी पड़ती है, फिर अमेरिका एंटर होता है और उस फाइटिंग को रोकता है। तो समरेज साहब, ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि ये सारे जो इकदाम जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि ये की जाती हैं, फिर जो है अमन की बात कर दी जाती है, ये फिर डायलॉग्स के अंदर किसी दूसरे मुल्क की पोजीशन को कमजोर करने के लिए और अपनी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया जाता है सब? ऑफ कोर्स, देखिए होता ये कि वो कहते हैं ना कि वॉर इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी एंड थ्रू अदर मीन्स, कि आप पॉलिसी चला रहे हैं, नेगोशिएशंस हो रही हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहे। उस सूरत में आप जंग में जाते हैं और आप एनवायरनमेंट ऐसी क्रिएट करते हैं कि आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलें। लेकिन अभी होगा क्या कि जिस तरीके से जो ईरानियन साइड पे एक रिजॉल्व है, एक कॉन्फिडेंस है, वो कहते हैं जी हम सीज फायर नहीं कर रहे, दूसरी साइड डिमांड कर रही है, तो वीकर साइड जब इजराइल की होगी। अब जब नेगोशिएशन टेबल पे जाएंगे तो जो ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते थे, मेरी असेसमेंट वो ये अचीव नहीं कर सके। फिजिकली डेफिनेटली अभी तक इंटेलिजेंस नहीं है कि इनके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको कितना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं, उनकी लीडरशिप को डेफिनेटली टेक आउट किया गया, लेकिन ये कि कितना डैमेज हुआ है वो अभी तक हमारे पास नहीं है। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट जो रिजॉल्व और कॉन्फिडेंस ईरान डिस्प्ले कर रहा है, दैट शोज कि ईरान विल बी इन अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन टू गो ऑन द नेगोशिएटेड टेबल एज दे वर बिफोर द कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल समरेज साहब, आप ठीक कह रहे हैं। मतलब हमने देखा कि IAEA की जानिब से भी ये कहा गया कि ये जो अमरीकी हमले किए गए हैं उसके बाद कोई ताबकारी के शवाहिद नहीं मिले, यानी ईरान का दावा किसी हद तक दुरुस्त दिखाई देता है कि हम सब कुछ यहाँ से मूव कर चुके थे, हमें पता था और हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरी जानिब से अगर हम देखें तो क्या आप नहीं समझते कि इसराइल की जानिब से ये एक एक्ट है टाइम बाय करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से जो उन्होंने अपने दिफाई निज़ाम का हवा बनाया हुआ था कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बड़ा मजबूत है, उसकी धज्जियां उड़ा दी ईरान ने, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये इसराइल टाइम बाय करके उस पर काम करना चाहता है, उसको मजीद बेहतर बनाना चाहता है? देखिए, इसीलिए तो मैं समझता हूँ कि ईरान जो है वो इसको अभी तक बाय नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि मैं सीज फायर पे एग्री नहीं करता। वजह यह कि प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका की क्रेडिबिलिटी वो नहीं रही जो पहले होती थी। 2 हफ्ते का टाइम कह के दूसरे दिन अटैक करना, फिर गाजा में जो सीज फायर का हुआ था वो आपके सामने है कि विद इन आई थिंक कपल ऑफ डेज जो है वो सीज फायर ब्रेक हो गया था। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें आपका ये जो एप्रीहेंशन है बिल्कुल जस्टिफाइड है और ईरान इन चीजों को देख रहा होगा कि मे बी एफर्ट हो जस्ट टू गेन टाइम। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। समरेज साहब, आपका कमेंट लेना चाहेंगे सूरत हाल पे भी कि सदर ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि जंग बंदी के बाद दोनों अक़वाम को मोहब्बत, अमन और खुशहाली मिलेगी। क्या इस बयान से ये समझा जा सकता है, ये प्रेडिक्शन ली जा सकती है कि अमेरिका मुस्तकबिल करीब में ईरान पर आयद पाबंदियों में नरमी लाने या उसे खत्म करने का सोच रहा है? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप इज नोन टू टॉक स्वीट, बहुत मीठी बातचीत होती है और बहुत वो जो है बहुत हाई साउंडिंग वर्ड्स होते हैं, लेकिन ये कि उनका जो मीनिंग है वो बहुत बड़े नहीं होते। जब इतनी बड़ी एनिमोसिटी हो, जब इतने बड़े आप ऑब्जेक्टिव लेकर निकलें कि आप इस रजीम को ही खत्म करना चाहते हैं, आप ईरान को सफा हस्ती से मिटाना चाहते हैं, तो कैसे वो जो बिटरनेस है वो विद इन ओवरनाइट एक ट्वीट से तो डिसअपीयर नहीं होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चैलेंजेस अभी आइंदा भी रहेंगे। जैसे आपने कहा कि पहले तो सीज फायर को शक की नजर से देखना होगा, दूसरा ये है कि इतनी जल्दी ये इनमें प्यार मोहब्बत और बहुत जो अच्छी चीजें जिस तरीके से कही जा रही हैं शायद वो नामुमकिन हो। बिल्कुल इस तरह से नामुमकिन हो, इस एलिमेंट को भी देखना जरूरी है। सब अब देखना ये है कि जिस तरह से हमने देखा कि जितनी ईरान पर पाबंदियां लगाई गई, सैंक्शंस लगाई गई, अब अमेरिका के पास जो ये सीज फायर की बात कर रहा है ईरान के साथ, ईरान को देने के लिए अमेरिका के पास क्या है कि जिससे जो ईरान है वो अपना जो हम देखते हैं कि जिस तरह से वो जो जौहरी तनसीबात है उनका दायरा फैला रहा है, यूरेनियम को ज़्यादा अफसूदा कर रहा है, उनमें थोड़ी सी कमी ला सके, और ऐसा क्या है जिससे अमेरिका जो है वो ईरान को राम कर सकता है? मैं ये समझता हूँ कि ये जो जंग है इसको अगर देखा जाए तो इसमें तो मुझे ईरान अभी तक विक्टर नजर आ रहा है। बिकॉज आप अगर अपने एनिमी को उसके जो डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है वो ना अचीव करने दें, उससे कामयाबी ना होने दें कि वो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके, तो बेसिकली वो आपकी विक्ट्री होती है। तो जो ऑब्जेक्टिव लेके निकले थे ये कि हम इजराइल के न्यूक्लियर को रोल्ड बैक करना है, फिर रजीम को चेंज करना है, उससे तो ये बिल्कुल दे आर नोवेयर नियर। अब जब ईरान निगोशिएटिंग टेबल पे बैठेगा तो वो जो पहले डिमांड्स थी कि जी आप बिल्कुल इसको स्क्रैप कर दें, बिल्कुल खत्म कर दें, तो वो तो मेरा ख्याल है कि वो अचीवेबल नहीं होगा।
यूएस यही कर सकता है कि इसको मतलब इनसे सैंक्शंस हटा दें, इनको जो है वो इनके लिए थोड़ा सी चीजों को ईज ऑफ करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब तक यूएस अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करता, यूएस कैन नेवर अफोर्ड टू हैव अ न्यूक्लियर ईरान, नीदर इजराइल। तो ईरान की तरफ से कुछ और डिमांड्स हो सकती हैं, लाइक गाजा की सिचुएशन को बेहतर करने की, लाइक ये जो बेसेस हैं विच आर थ्रेटनिंग इन मिडिल ईस्ट, इनके बारे में ईरान की डिमांड हो सकती हैं। लेकिन ये अभी जब नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठते हैं तो फिर ही पता चलेगा कि किस चीज की तरफ वो चीजें जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। अब रिजीम चेंज की सर आपने बात की, तो रिजीम चेंज की ये बातें किस हद तक दुरुस्त हैं? क्योंकि माजी में भी हमने ईरान में देखा कि किस तरह जो मुंतखब ईरान के वज़ीर आज़म थे मोहम्मद मुसद्दिक, उन्हें किस तरह से जनाब इतना खर्चा करके और उनके खिलाफ तहरीकें चलाकर उन्हें हटाया गया। अभी हम अगर गुज़श्ता सालों की बात करें तो महिसा अमीनी की, जो कि एक ईरानी खातून थी, और हमने देखा था कि उनका जिस तरह से इखलाकी पुलिस के हाथों कत्ल हुआ, उसके बाद इतने बड़े मुजाहरे हुए जो कि ईरान की हिस्ट्री में नहीं हुए, और वेस्ट ने जो है बड़ा जोर लगाया लेकिन हासिल कुछ नहीं कर पाया। आपको लगता है कि वो फ्रस्ट्रेशन भी मौजूद है और ये उसी का तसलसल है कि रिजीम चेंज की कोशिशें ताहाल जारी हैं ईरान के अंदर, और हासिल क्या करना चाहते हैं इससे? 1979 में रेवोल्यूशन आई थी ईरान में, 46 इयर्स गुजर चुके हैं, जिसमें ईरान ने हर तरह की जो है वो मुश्किलें देखी हैं, जिसमें एम्बार्गोज, ये जो है सैंक्शंस, इसके अलावा सीरीज ऑफ असैसिनेशन, रिमूवल ऑफ वेरियस ऑफिशियल्स, और इसके अलावा पेनिट्रेशन ऑफ हॉस्टाइल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। इन सारी चीजों को ईरान ने विथस्टैंड किया और बड़ा बोल्डली विथस्टैंड किया। अभी भी वही ऑब्जेक्टिव चल रहा है। अब जबकि रिसेंटली ईरान की प्रॉक्सीज को वीकन किया गया और ये समझा गया कि ईरान काफी हद तक वीक हो चुका है, तो उसके ऊपर ये अग्रेशन की गई विद दिस होप कि वहां पे रिजीम चेंज हो जाएगी। लेकिन आपने देखा कि जैसे पाकिस्तान में हुआ था इंडिया की लड़ाई के बाद कि यूनिफिकेशन का इफेक्ट आया, उसी तरीके का यूनिफिकेशन का इफेक्ट आया ईरान में। तो मैं ये समझता हूँ ऑब्जेक्टिव तो उनका ये है कि वंस एंड फॉर ऑल ये थ्रेट एलिमिनेट कर दी जाए। कल को अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन एक्वायर कर भी ले तो इजराइल को थ्रेटन ना करे। लेकिन जिस तरीके की एम्बैरसमेंट और अजीमत इजराइल को उठानी पड़ी है इस जंग में, मेरा ख्याल है कि वो उस ऑब्जेक्टिव के नजदीक होने की बजाय दूर चले गए हैं। ठीक है समरेश साहब, शॉर्टली बताइएगा, अगर हम इस जंग में फतह और नुकसान की बात करें तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आप क्या देखते हैं कि इस 12 दिन की जंग में कामयाबी किसको मिली और नुकसान किसका ज्यादा हुआ? नुकसान तो डेफिनेटली ईरान का ज्यादा हुआ है, बिकॉज ईरान के पास एक साउंड एयरफोर्स और स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स नहीं थी। उसके ऊपर जो इजराइल और यूएस एयरफोर्स टोटल डोमिनेशन थी और उनकी सुप्रीमेसी थी विदाउट एनी चेक। लेकिन ये है कि हमेशा से गेम्स एंड स्टेक्स का क्वेश्चन होता है। बिल्कुल। इजराइल का चूंकि छोटा मुल्क है, एक स्ट्रिप है, वहां पे थोड़े लॉसेस भी शायद परसेप्शनल डोमेन में ज्यादा लॉसेस समझे जाए। जी। आज मैं देख रहा कि तेल अवीव जो है वो खाली हो चुका है, विच वाज अ सिटी नोन फॉर हसल बसल। वहां पे कोई मौजूद नहीं है, लोग वहां से निकल चुके हैं। तो ये जो लॉसेस इजराइल के हुए हैं, ये मेरे नजदीक इन टर्म्स ऑफ फिगर्स एंड क्वांटिटी शायद कम हो, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इफेक्ट बहुत ज्यादा है। मैं ये समझता हूँ कि मैंने ईरान से भी ज्यादा है। एज फार एज विक्ट्री इज कंसर्न, मैं ये हमेशा से मेरा ये ख्याल है कि जब एक अग्रेसर अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेकर निकलता है और जो डिफेंडर है वो उसको वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करने देता, तो दैट मीन्स द डिफेंडर हैज अचीव्ड विक्ट्री। 1965 वॉर में इंडिया आया था पाकिस्तान को ऊपर चढ़ाई करके कि जी मैं जाके लाहौर पे कब्जा करूंगा। वंस यू डिनाई हिम अचीवमेंट ऑफ हिज ऑब्जेक्टिव, सो दैट इज योर विक्ट्री। तो ईरान मेरे नजदीक विक्टर है, क्योंकि उसने इन दो इतनी बड़ी माइटी पावर्स। बिल्कुल सर, आप दुरुस्त फरमाएं। अगर इफेक्ट देखा जाए तो फिर इसराइल में उसका ज्यादा नजर आता है, और ना ही जो इसराइली शहरी हैं वो इसके लिए तैयार है।